हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में कुछ सॉल्ड एग्जांपल देखे थे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा हमने डिटेल में देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन ने फाइंड किए हैं। उन्होंने प्रिंसिपिया एक बुक था, उसमें उन्होंने न्यूटन के लॉ लिखे हैं। उसने उनको मोशंस लॉ बोला था और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमारे बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मान लीजिए एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। अभी एक ऑब्जेक्ट को जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या करेगा, मूव नहीं होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में दिया है कि अगर हमें एक बुक लिफ्ट करना है, टेबल से लिफ्ट करना है बुक, तो हमें जो फोर्स लगता है उतना ही फोर्स हमें टेबल को ही लिफ्ट करना है, तब उतना ही फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि बुक को लिफ्ट करने के लिए बहुत कम फोर्स लगेगा, लेकिन टेबल को लिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने ट्री के जो ब्रांचेस रहते हैं हमने वो शेक किए, तो शेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी ट्री पे जो फ्रूट्स थे वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। और एक हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में फैन रहता है, इलेक्ट्रिक फैन रहता है, अगर हमने फैन बंद कर दिया, फैन बंद करने के बाद भी वो थोड़े टाइम के लिए रोटेट होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये सभी एग्जांपल हमें से क्या पता चल रहा है, ये सभी एग्जांपल से ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो ये सभी ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, इनर्शिया रहता है। ये सभी एग्जांपल इनर्शिया के है। तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होने के लिए उसको इनर्शिया की बहुत ज़रूरत रहती है। तो कौन सी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया किससे रिलेटेड रहती है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है उस पर डिपेंड रहती है, ठीक है। अभी न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है तो वो क्या है, रिलेटेड टू इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल पहले स्टील है, कांस्टेंट है, पहले उसे कुछ नहीं, अभी स्टील है। जब हमने उसको किक मारा, उस फुटबॉल को किक मारा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मूव हो जाएगा, इन मोशन में फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। सामने मारा तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इट चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे जा रहा है, मोशन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने किक मारा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तब आफ्टर सम टाइम वो कहीं तो रुक जाएगा, एक पॉइंट पे वो रुक जाएगा। तो उसी पॉइंट पे वो क्यों रुकता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दैट फुटबॉल। उसका इनर्शिया जो रहता है, उसका फुटबॉल का जो इनर्शिया रहता है, उसकी वजह से वो स्पेसिफिक पॉइंट पे वो रुक जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख सकते हैं इनर्शिया के लिए, कि अगर हम बाइसाइकिल चला रहे हैं और बाइसाइकिल चलाते समय हमने ब्रेक मारा, तो साइकिल डायरेक्टली स्टॉप क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया की वजह से स्टॉप होती है, ठीक है। अभी हमारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें क्या करना है, सैंड डालना है, ठीक है। और उस ग्लास पे हमें क्या रखना है, कार्डबोर्ड रखना है। उस ग्लास पे हमें क्या रखना है, कार्डबोर्ड रखना है। और उस कार्डबोर्ड पे और क्या रखना है, कॉइन रखना है, कोई भी कॉइन रख सकते हो उस पर, ठीक है। अगर हमने उस कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया, उसे क्लिक किया, स्ट्राइक किया, तो क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या देखेगा, तो हमें ये पता चलेगा कि जो कार्डबोर्ड हो जो हमने स्ट्राइक किया है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, मतलब डायरेक्टेड वो फेंका जाएगा, सामने फेंका जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो कॉइन था वो कहाँ जाएगा, वो जो सैंड ग्लास था ना हमारा, उसमें जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, वो आगे क्यों नहीं गया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जो कॉइन है उसको एक स्पेसिफिक इनर्शिया है, उसे स्पेसिफिक एक मास है, वो क्या होता है, डायरेक्टली वो सैंड जो ग्लास है
जिसमें जो ग्लास है उसमें सैंड है ना, उसमें वो गिर रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, कॉइन हैज इनर्शिया, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या रहता है बैलेंस एंड फोर्स? अभी हमने स्कूल में या देखा होगा या खेला भी होगा, टग ऑफ वॉर खेले सबने, ठीक है। वहाँ क्या रहता है, दोनों जो एक पॉइंट से भी खींचते रहते हैं, दूसरे पॉइंट से भी खींचते रहते हैं। मान लीजिए इफ फोर्सेस अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड से जो फोर्सेस है इक्वल है, मान लीजिए बैलेंस है मतलब, तो जो सेंटर ऑफ रोप, जो रोप रहता है उसका जो सेंटर क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा, क्योंकि दोनों साइड पे फोर्स क्या है? सेम ही है। अगर मान लीजिए वन डायरेक्शन को हमने क्या किया, फोर्स ज़्यादा लगाया, तो वहाँ क्या हो जाएगा? ये अनइक्वल हो जाएगी सभी, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा फोर्स। मतलब क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ जो रोप था वो क्या कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जहाँ हमने फोर्स ज़्यादा लगाया है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम फर्स्ट लॉ बता सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन्स एट रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मेशन along a straight line unless external unbalanced force acts on it। तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ है। क्या है फर्स्ट लॉ? क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस क्या रहता है? रिमेन्स रेस्ट में रहता है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रहता है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में रहता है। कब तक? जब तक हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट्स नहीं होते, ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अभी इसे, ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अभी इससे हमें क्या फाइंड हुआ कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या? इनर्शियाज। हर एक ऑब्जेक्ट को क्या है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। अभी क्या, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसमें हमें क्या कुछ नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट है। अभी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है या रेस्ट है, वहाँ क्या लगता है हमें कुछ भी फोर्स नहीं दिख रहा है हमें, तो हम बोलते हैं उधर फोर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं रहता, उसमें फोर्स रहता है। बहुत सारे फोर्स उस पर एक्ट होते रहते हैं नेचुरली, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट उनके जो फोर्सेस हो रहते हैं वो क्या होते हैं? नलीफाई होते हैं। मतलब क्या होता है? एक फोर्स उस पर एक्ट होता है और दूसरा फोर्स उसको माइनस कर देता है, वो नलीफाई होता है। तो जो टोटल नेट फोर्स जो रहता है उसका क्या रहता है? जीरो रहता है। इसकी वजह से हमें वो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ऐसे लगता है हमें, ठीक है। तो अभी इसी सभी एक्सप्लेनेशन से हमें क्या क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो क्या कर सकते, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, उसका स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्स ओन, खुद से जो आपने मोशन वो चेंज नहीं कर सकता। जब तक हम उसको कुछ फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का स्टेट रहता है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट जो स्टेट जो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, जब हम उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से हो रहा है ना, हमने टग ऑफ वॉर का एग्जांपल देखा, उसमें होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका कि मान लीजिए हम कार में हैं और कार में हमने एक मूव किया, मतलब वन डायरेक्शन में मूव हुए, तो वहाँ क्या होता है? हम भी वन डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, ठीक है। वैसे हम बोल सकते कि अभी रनिंग बस चल रही है, तो रनिंग बस में हमने डायरेक्टली हमने जंप किया, तो क्या होता है? हमारा बैलेंस क्या हो जाता है? आगे जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी क्या ये सभी जो हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कौन से एग्जांपल बोल सकते हैं? जो भी एग्जांपल्स हमारे इनर्शिया के थे वो सभी क्या रहेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ करने के पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान ली हमें क्या करना है? हमें एक दो बॉल लेने हैं। कौन से? एक प्लास्टिक का बॉल लेना है, एक रबर का बॉल लेना है, ठीक है। तो आपका एक फ्रेंड को क्या बोलना है हमें कि वो बॉल को हमारे तरफ ड्रॉप करने को बोलना है, उस बॉल को, ठीक है। और बॉल को ड्रॉप करते समय जो प्लास्टिक का बॉल और रबर का बॉल वो सेम हाइट से ड्रॉप करने को उसको बोलना है, ठीक है। उसका डिफरेंट हाइट नहीं, सेम हाइट से उसको ड्रॉप करने को हमारे तरफ बोलना है, ठीक है। अभी आपको क्या महसूस होगा? जो प्लास्टिक का बॉल था उसको कैच करने के लिए बहुत इजी था और रबर का बॉल डिफिकल्ट जाता था एज कंपेयर टू प्लास्टिक बॉल। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मास जो रहेगा, मास ऑफ प्लास्टिक क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा मास ऑफ रबर। या
मास ऑफ प्लास्टिक क्या रहता है, मास ऑफ रबर से बहुत कम रहता है, इसीलिए जो प्लास्टिक वाला जो बॉल रहता है हम वो इजीली कैच कर सकते हैं, ठीक है। और एक फ्रेंड को हम बोल सकते हैं कि एक सिंपल कौन सा भी बॉल लीजिए, एक बॉल है ना हमारी तरफ स्लो स्पीड से डालने का उसको बोलने का है, ठीक है। स्लो स्पीड से उसने बॉल डाला, ठीक है, हमने कैच किया। उसके बाद उसको बोलना है वही बॉल, सेम ही बॉल, उसको बोलना है कि फास्ट स्पीड से बॉल डालिए, ठीक है। जब उसने फास्ट स्पीड से वो बॉल डाला तो हम कैच करेंगे। तो हमें क्या महसूस होगा कि जो बॉल हमने स्लो स्पीड से बॉल जो डाला था हमारे फ्रेंड ने, वो हम इजीली कैच किए, और जो फास्ट स्पीड से बॉल डाला था वो कैच करने के लिए हमें डिफिकल्टी आई, ठीक है। तो हम इस अब दो एग्जांपल से हमें इस दो इंस्टीट्यूशन से क्या पता चल रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होता है ऑब्जेक्ट, तो वो किस पे डिपेंड रहता है, एक तो मास ऑफ इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है। देखा फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा प्लास्टिक बॉल था, उसका मास कम था, और रबर का बॉल का मास ज़्यादा था, तो इजीली हम प्लास्टिक का लिए। और सेकंड एग्जांपल में क्या देखा था, जो स्पीड था स्लो स्पीड में डाला था तो इजीली पिक करते थे, वो फास्ट स्पीड में डाला तो वो डिफिकल्ट जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कर रहा है, सभी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है क्या डिपेंड्स है ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसे न्यूटन ने नाम क्या दिया है, मोमेंटम ऐसा नाम दिया है। तो मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम सिंपल उसे क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू यम इंटू वी। यम मतलब मास और वी मतलब क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब हमें पता है इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहता है वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन अभी मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा रहेगा, एज सेम एज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन रहेगा। मोमेंटम का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हमारे पास एक नेल है, हमने नेल क्या करना है, हमें प्रेस किया, हमने मान लीजिए हमने वॉल पे उसको प्रेस किया तो वो क्या जाएगा, गो इनसाइड। तो ये सिंपल एग्जांपल मोमेंटम का है, ठीक है। तो आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए मोमेंटम की, ठीक है। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट में क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट कैसा आ गया, फार्मूला क्या है हमारा मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और सीजीएस सिस्टम में क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी यहां हमें क्या कर रहा है, जो अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, किसी भी मान लीजिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तो वहां क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इट आल्सो चेंज इट्स मोमेंटम, मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी क्या, द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो अभी फोर्स जो लगाना है, हमें जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है वो किस पे डिपेंड रहेगा, अभी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा उस पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, हमारा स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एंड चेंज ऑफ मोमेंट अकर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है वो क्या कैसे रहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो भाई हमने फोर्स अप्लाई किया उसके डायरेक्टली है। और जो चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ से अकर्स होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे रहता है, ठीक है। तो हमारे बुक में दिया है, जो डिराइव करके दिया है फार्मूला, वो देखते हैं अभी। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m1 है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u से वो जा रहा है। अभी इनिशियल वेलोसिटी u है उसका, और उस पर हमने क्या किया है, एक फोर्स अप्लाइड किया है, मान लीजिए F फोर्स अप्लाइड किया है। कब किया है, इन वेलोसिटी ऑफ टाइम t। तो फोर्स हमने F अप्लाई किया है और इन टाइम t में अप्लाई किया है, तो उसका वेलोसिटी क्या बन जाएगा, कैपिटल V, ठीक है। उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, हमने उसको फोर्स लगाया इन सम टाइम
तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कैपिटल V हो गया। तो हमें पता है मोमेंटम मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हमारे क्या थी, u थी। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आ जाएगा m इंटू यू आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ फाइनल आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v है। तो इनिशियल मोमेंटम m u आ जाएगा और फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, m v आ जाएगा, ठीक है। तो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जो चेंज हुआ है मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या रहेगा, चेंज इन मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमें क्या दिख रहा है, एम वी फाइनल मोमेंट है, और स्टार्टिंग वाला मतलब इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, एम यू है, और डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइड बाय टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एम कॉमन लेंगे, तो एम इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, वी माइनस यू डिवाइड बाय टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। और यम हमें तो पता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यम और इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। जो यम ए आ गया हमारा। लेकिन हमें न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पता है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, जो रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अप्लाइड फोर्स है। हमें न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यम ए जो हमारा आ गया है यहाँ फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू करेंगे और उधर एक कांस्टेंट डालेंगे, उसको क्या डालेंगे, के एम ए, ठीक है। यहाँ ये के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और वो के की वैल्यू क्या है, 1 वैल्यू है। तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, यम इंटू ए। एफ मतलब फोर्स है, यम मतलब मास है, और ए मतलब क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन है, ठीक है। अभी उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया, देखिए क्या, देखिए मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट लेंगे हम। अभी वो 2 ऑब्जेक्ट है, उसका क्या डिफरेंट मास है, एक लाइटर है एक हेवियर है मान लीजिए, और इनिशियली वो क्या रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट क्या अभी रेस्ट में है। तो अभी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, तो वेलोसिटी 0 रहेगा, तो उसका मोमेंटम भी 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी 0 रहेगा तो मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लीजिए सपोज फोर्स एफ उस पर एक्ट हुआ इन टाइम टी का, दोनों ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया इन टाइम टी। तो क्या हो जाएगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट था, एक लाइटर ऑब्जेक्ट एक हेवियर ऑब्जेक्ट था, तो लाइटर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स मूविंग फास्टर, वो क्या होगा, फास्ट मूव होगा देन हेवियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका मास कम था तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फार्मूले से क्या पता चल रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एफ। एफ क्या है, एफ दोनों ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और टोटल चेंज इन मोमेंटम जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, वो क्या रहेगा, एफ इंटू टी रहेगा। जो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन बोथ ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा, एफ इंटू टी रहेगा, ठीक है। अभी हमें बॉक्स में एक कुछ तो दिया है और यूनिट्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ फोर्स हमें पता चाहिए, एसआई यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन का एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन का, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। तो कौन सा भी 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, कौन सा भी फोर्स जो नेसेसरी रहता है किसी के लिए, जो एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है किसके लिए, फॉर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 किलोग्राम है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके लिए फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अभी उसके फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमें यूनिट पता चल रहा है, न्यूटन का यूनिट क्या रह जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका यूनिट या सीजीएस सिस्टम में क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स का यूनिट डायन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायन का मतलब क्या रहेगा, सेम वही, जो फोर्स इज नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ, वहां क्या था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो सीजीएस में क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा।
ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास, वहाँ क्या था 1 किलोग्राम, यहाँ क्या आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा, इज कॉल्ड एज 1 डायन। तो 1 डायन को क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस का यूनिट क्या आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट डायन है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक बोट लेना है। ठीक है, तो उसको प्लास्टिक बोट को एक वन एंड से हमें क्या करना है, होल करना है। ठीक है, अभी उसी होल को हमें क्या करना है, एक फिक्स करना है, एक बलून फिक्स करना है। जो होल हमने किया है प्लास्टिक बोट को, वो बलून भरा हुआ बलून हमें उसे फिक्स करना है, उस होल ऑफ बोट को करना है। ठीक है, जो होल है बोट को उसके करना है। अभी क्या करना है, जो बोट है उसको क्या करना है, वाटर में उसे छोड़ देना है। जब उस बोट हम वाटर में छोड़ देंगे तो हमें क्या दिखेगा, वो अभी जब वो बलून की हम हवा कम होती जाएगी। ठीक है, बलून की हवा कम होती जाएगी, तब बोट की डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगी, तो बोट की जो डायरेक्शन रहेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में बोट क्यों जाएगी, बोट मोशन में रहेगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही है, बिकॉज क्योंकि जो एयर जो पास हो रहा है बलून से, जो एयर जो पास होगा वो क्या हो जाएगा, एयर से बलून जो पास होगा तो वहाँ जहाँ पास हो रहा है वहाँ एक बोट पे, जहाँ एयर का बलून जो बलून में से जो एयर पास हो रहा है वहाँ क्या एक फोर्स बन जाएगा वहाँ से। ठीक है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बोट पे अप्लाई हो जाएगा और उसके वजह से क्या हो जाएगी, बोट क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो कौन से भी फोर्स के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स रहते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली एक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, अभी देखते कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए हम गन से बुलेट फायर करते हैं। ठीक है, तब क्या होते हैं, हम गन को बुलेट फायर करते हैं तब वो जब गन रिकॉइल्स करते हैं तो दैट इज मूव बैकवर्ड्स। जब हम बुलेट फैक्स करते हैं तो वो बैकवर्ड्स में आ जाता है गन भी। ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं फायरिंग ऑफ रॉकेट। जब फायरिंग ऑफ रॉकेट रहता है, जो फ्यूल का डायरेक्शन नीचे रहता है, सभी फ्यूल हम नीचे डालते रहते हैं, लेकिन जितना हम फ्यूल नीचे डालेंगे उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन मतलब वो रॉकेट क्या जाएगा, ऊपर जाता है। ठीक है, वो क्या मैकेनिज्म ऑफ हम रॉकेट फायरिंग ऑफ रॉकेट में हमें पता चलता है। ठीक है, और एक सिंपल एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने ऊपर से बॉल थ्रो किया, ऊपर से बॉल नीचे डाला, मान लीजिए तो बॉल नीचे डाला तो डायरेक्टली नीचे स्टेडी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो वहाँ से नीचे से फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे ऊपर, ऐसे करते करते एक फाइनली एक पॉइंट पे आके वो नीचे हो जाएगा। तो एक क्या है, सभी एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ के, क्योंकि जब बॉल हमने ऊपर से नीचे डाला तो नीचे वाला मान लीजिए फ्लोर पे डाला तो फ्लोर क्या रहता है, फ्लोर भी नीचे से फोर्स लगाता है, ऊपर से बॉल से भी ऑब्जेक्ट लगता है, तो ऊपर से भी फोर्स लगता है और नीचे से भी फोर्स लगता है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होती रहती है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में क्या देखा थे, फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या थे, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए था। ठीक है, लेकिन नेचर में बस फोर्स अकेला नहीं रहता, फोर्स अकेले ऑब्जेक्ट पे और अकेले पे नहीं लगता। फोर्स एक क्या प्रोसेस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरी है। मतलब इसका मतलब क्या है, कौन से भी फोर्स हम बोलते हैं इसके फोर्स लगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स नहीं लगता, वो दो ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, उसी टाइम वो क्या करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट रहता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे भी एक फोर्स अप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो हेंस हम बोल सकते हैं कि कौन सी भी बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, यही हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में बताया है। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि अगर हमने एक दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे अप्लाई हो रहा है, उसी टाइम सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता रहता है, तो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं, उसे एक्शन फोर्स बोलते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे अप्लाई होता है उसे एक्शन फोर्स बोलते हैं, और फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट, जो सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे होता है वो रिएक्शन फोर्स होता है।
फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड पे एक्शन किया तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको रिएक्शन देता है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन का हमें एक टेबल दिया है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या रहते हैं, एक्शन और रिएक्शन से हमें क्या करता है, फोर्स हमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो फोर्स क्या रहता है, एक्शन और रिएक्शन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड फोर्स क्या बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, अभी जो एक्शन और रिएक्शन ये फोर्स क्या है, ये अकेले अकेले कभी नहीं रहते, एक कभी भी पेयर्स में रहते हैं। एक्शन रहेगा तो उसका रिएक्शन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बस एक्शन ही है, उसका रिएक्शन कभी भी आता है। क्योंकि हमें पता है फोर्स के लिए किस दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अकेला फोर्स कभी भी काम नहीं आएगा, उसके लिए दो रहेगी ऑब्जेक्ट, और एक्शन और रिएक्शन बहुत ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, एक्शन एंड रिएक्शन साइमल्टेनियसली। और एक्शन और रिएक्शन है, थोड़े टाइम में एक्शन होता है, रिएक्शन थोड़े टाइम बाद होता है, ऐसा नहीं रहता। जब एक्शन होता है इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन होता है, वो एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियस होते हैं। वो फोर्थ पॉइंट क्या दिया है हमें, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो एक्शन और रिएक्शन है क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे रहते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बॉल हमने वॉल पे फेंका, तो क्या हुआ, हमने बॉल उस पर फेंका तो हमने एक एक्शन किया बॉल फेंक के, तो बॉल ने क्या किया, वो बॉल को हमारे तरफ फिर से खींच लिया, तो उसने एक रिएक्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ हम बॉल फर्स्ट फोर्स क्या कर रहे हैं, बॉल से हम वॉल पे लगा रहे हैं, वॉल पे फोर्स लगा रहे, तो उसे हम एक्शन फोर्स बोलेंगे। और सेकंड फोर्स कौन सा है, जो बॉल पे लगा रहे, तो रिएक्शन फोर्स बोले। तो फोर्थ के पॉइंट क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो एक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्या किया था, वॉल पे लगाया था, और रिएक्शन फोर्स किस पे आ रहा है, वो बॉल पे आ रहा है, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं रह सकते। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया और उसी ऑब्जेक्ट ने फिर रिएक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वो उसका नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या रहता है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होते हैं, एक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होती है और रिएक्शन वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होती है। ठीक है, तो अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ के और एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अभी बॉल मान लीजिए बॉलर ने बॉल डाला बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन उसे हिट करता है, तब उसका बैट्समैन का जो बैट का जो स्पीड रहता है तो वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बॉल है, बॉल क्या करता है, बॉल जब बॉलर ने बॉल डाला बैट पे आता है, तब क्या होता है, बॉल एक फोर्स लगाता है, एक स्पेसिफिक फोर्स से वो बैट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तभी बैट भी क्या करती है, बैट भी अपना एक फोर्स लगाती है, मतलब बॉल क्या करता है, उस पर एक्शन कर रहा है बैट पे, और बैट क्या कर रही है, उसका रिएक्शन कर रहा है, बैट भी उसको फोर्स लगाती है और उसे अपोजिट बॉल को क्या होता है, फोर्स बॉल्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन भी करता है। मतलब जो बॉल से हमने बैट पे जो डायरेक्शन डाला था उसके अपोजिट डायरेक्शन बैट से बॉल पे आती है, तो अपोजिट डायरेक्शन रहती है, इसीलिए क्या होती है, बैट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वही एग्जांपल गन का एग्जांपल, जब हम गन जो रिकॉइल्स करते हैं तो क्या होते हैं, मूव बैकवर्ड्स हो जाती है जब हम बुलेट फायर करते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गन का जो रहता है फोर्स वो बुलेट पे अप्लाई होता है, उसका एक्शन होता है, और उसके रिएक्शन की तरफ से बुलेट क्या करता है, उसे फोर्स करता है, बुलेट फोर्सेस ऑन गन, बुलेट का भी फोर्स किस पे लगता है, गन पे लगता है, और वो क्या होती है, गन क्या हो जाती है, बैकवर्ड्स हो जाती है। तो ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ क्वेरी रहेंगे तो कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब चैनल करना मत भूलिए। थैंक यू।